हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम एवं IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आने वाले किसी भी PCS एवं UPSC एवं बिहार PCS एवं अन्य जनरल कंपटीशन जैसे कि SSC, रेलवे, बिहार ये BPSC के द्वारा जो टीचर्स का एग्ज़ाम होता है एवं अन्य टीचर्स एग्ज़ाम्स के लिए भी, और रेलवे, बैंकिंग, SSC और BSSC इंटर लेवल, BSSC ग्रेजुएट लेवल, इन सारों के लिए, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ भी जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन करते हैं। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। कब? तो 1911 ईस्वी में बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ तो 1911 ईस्वी में। ठीक है, सी आंसर होगा। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया गया था। जो 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था उसको 1911 में रद्द कर दिया गया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई थी 1911 में ही। ठीक है, दिल्ली दरबार के टाइम में ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। ठीक है, इस घोषणा में जब बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया तो घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया गया? तो कब किया गया था रद्द? 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया गया था। ठीक है, दिल्ली दरबार के टाइम में। ठीक है, 1911 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी बार रिपीट होते हैं दोस्तों। बंगाल विभाजन कब रद्द घोषित कर दिया गया? तो 1911 ईस्वी में। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? तो 1911 ईस्वी में ठीक किया गया। ठीक है, उसी समय बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया गया था 1911 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो कब तक बना रहा? सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। 1911 ईस्वी तक बना रहा था बंगाल का विभाजन, जब तक कि सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक बना रहा था। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। जीसस देखते हैं एक्सप्लेनेशन। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बंट गया था। ठीक है, विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 का विभाजन का दिन था, को पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पर एक दरबार लगाने आए। इसमें उन्होंने बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की। साथ ही यह घोषणा भी कि कलकत्ता से राजधानी का स्थानांतरण दिल्ली के दक्षिण में नया शहर बनाकर किया जाएगा, जो नई दिल्ली बना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य
तिलक ने सारे देश विशेषकर बम्बई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्लै ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था स्वदेशी आंदोलन का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो कौन थे? सैयद हैदर रजा थे, जो कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डी आंसर होगा। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहे थे? तो अप्रभावित कौन रहे थे इससे? तो कृषक और मुसलमान इससे अप्रभावित रहे थे, क्योंकि 1905 में ब्रिटिश ने साजिश के तहत ही मुसलमानों को अलग करने के लिए ही बंगाल का विभाजन किया था, जिससे कि वो मुसलमान जो थे स्वदेशी आंदोलन से नहीं जुड़ सके थे। तो कौन कौन थे? कृषक भी थे और मुसलमान जो थे स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहे थे। ठीक है, दूसरा और तीसरा मतलब सी आंसर हो जाएगा। करजन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। तिलक, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रचार किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, किंतु किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। ठीक है, किंतु किसान एवं बहुसंख्यक जो मुसलमान समुदाय थे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे थे, लेकिन महिलाओं का इसमें सक्रिय भागीदारी था। ठीक है, ध्यान रखेंगे स्वदेशी आंदोलन। लेकिन किसान और बहुसंख्यक मुसलमान समुदाय स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे थे, इस चीज को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? तो ये था स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर होगा। नेक्स्ट ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा, इससे और क्वेश्चन पकड़ में आएंगे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा और कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी। जनता ने जुलूस निकाला। सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना स्वदेशी आंदोलन का। लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखियां बांधी, यह जताने के लिए कि बंगाल को बांटकर अंग्रेज उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, एकता में दरार नहीं डाल सकते हैं, इसलिए उन्होंने एक दूसरे के हाथों पे राखियां बांधी थी। ध्यान रखेंगे इस चीज को। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लियाकत हुसैन ने बरिशाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया, ये सही नहीं है। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लियाकत हुसैन ने बरिशाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया, ये सही नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा। 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई, ये सही है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे, ये सही है।
टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। ये सही है। उपर्युक्त कथनों में ये असत्य है। बारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व लियाकत हुसैन ने नहीं किया था। बारिसाल सम्मेलन 1906 की अध्यक्षता एम अब्दुल रसूल ने की थी। ठीक है, एम अब्दुल रसूल ने की थी। स्वदेशी, नेक्स्ट देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह बंगाल तक सीमित रहा नहीं, ये बंगाल तक सीमित नहीं रहा था। ठीक है, ये बंगाल के बाहर भी फैला था स्वदेशी आंदोलन। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे। ठीक है, कुछ विशिष्ट मुसलमान जो थे वो स्वदेशी आंदोलन में शामिल हुए थे। ये सही है, कुछ विशिष्ट शामिल हुए थे। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की थी। ये भी सही है। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे इसमें शामिल हुए। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वे इसमें शामिल हुए। ये भी सही है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ गलत है, यह बंगाल तक सीमित नहीं रहा था। ठीक है, ये तो गलत है, ये यही नहीं पूछ रहा, सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, डी सही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे किससे? तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1907 ईस्वी में अपने बड़े भाई गगनेंद्र के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। कांग्रेस के बारे में, बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है। तो ये किनके बारे में है? तो ये है गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। ठीक है, देख लीजिए ठीक से, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में है। एक ही बात से यहाँ सहमत हो जाता है कि महात्मा गांधी ने स्वयं इनको अपना गुरु माना था। तो किनको माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। ये सब डिटेल्स गोखले के बारे में है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? तो 1905 में की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की। 1905 में ही इन्होंने भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, हिंदी भी पूछ लेता है भारत सेवक समाज, या सबसे ज़्यादा तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया इंग्लिश में पूछता है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में की थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वो थे दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो वो था स्वशासन सुनिश्चित करना था। कांग्रेस ने स्वराज्य प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। बी आंसर हो जाएगा। कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई एवं 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में पूर्ण रूप से पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किया गया 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, चर्चा हुई एवं 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में पूर्ण रूप से पारित कर दिया गया स्वराज का प्रस्ताव। इस प्रस्ताव स्वराज का प्रस्ताव 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पूर्ण रूप से पारित किया गया। ठीक है, उस समय अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी 1906 में। ठीक है, इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। ठीक है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी द्वारा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में रखा गया था। ठीक है, इस डिटेल्स को ध्यान रखेंगे। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग पहली बार करने का श्रेय दादा भाई नौरोजी को है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो वो था कलकत्ता अधिवेशन 1906। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था ना। बाल गंगाधर तिलक का कथन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हालांकि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। इसका निकटतम उत्तर ए होगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक इसमें दिया है। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हालांकि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, लेकिन इसमें निकटतम उत्तर बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, 1916 में ही कहा था। तो इसमें निकटतम उत्तर बाल गंगाधर तिलक दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से स्मरण करते हैं। 1892 में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिंसबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893, 1906 में अध्यक्ष भी रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और 1906 में अध्यक्ष भी रहे। CY चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने कहा था, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में है।
भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी गई थी? तो ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दादा भाई नौरोजी को दी गई थी। ये आंसर होगा, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था? तो आप लोग को पता है, दादा भाई नौरोजी को। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? ठीक है, दादा भाई नौरोजी के बारे में सत्य नहीं है तो वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। नहीं, वे अनुदारवादी पार्टी नहीं, उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में दादा भाई नौरोजी उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। और डिटेल्स देखते हैं। ऑप्शन, उन्हें पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। ठीक है, उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी, ये सही है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, ये भी सही है। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी दादा भाई नौरोजी ने, तो ये भी सही है। सत्य नहीं, ये डी हो जाएगा, सत्य नहीं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दादा भाई नौरोजी 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी लिबरल पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 4 बार नहीं की थी, 3 बार की थी दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता। ठीक है, 1886 में, 1893 में और 1906 ईस्वी में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 1886, 1893 और 1906 ईस्वी में। और ऑप्शन देखते हैं, वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, ये सही है। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया। ठीक है, ये भी सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गोफ्तार का आरंभ किया था, तो ये भी सही है। दादा भाई नौरोजी के बारे में राष्ट्र गोफ्तार का आरंभ किया था पत्रिका का। ठीक है, ऑप्शन और डिटेल्स देखते हैं। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। ये वर्ष 1892 से 1895 तक ये उदारवादी दल से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रहे। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गोफ्तार की शुरुआत की, वर्ष 1851 में की थी राष्ट्र गोफ्तार की शुरुआत। दादा भाई नौरोजी ने 1886, 1893, 1906 में कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। ठीक है, कब 1886, 1893, 1906 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुनने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? आप लोग को पता है कि वो थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्रथम भारतीय थे जो 1892 में उदारवादी दल की ओर से फिंसबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। अपने लंदन प्रवास 1855 से 69 के दौरान दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों को भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन एसोसिएशन 1862, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 नामक संस्थाएं स्थापित की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, और भी इस तरह के उपयोगी वीडियो आप लोग के लिए आता रहे। ठीक है, और भी सब्जेक्ट का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नरम दल और गरम दल। दोस्तों अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री का करीब मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस लास्ट ही वीडियो है। मैंने शुरू किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से, तो 1 से देखेंगे लेक्चर नंबर 1 से, तो वहाँ से
मैंने शुरू किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से ही, तो वहाँ से आप कंप्लीट कर लेंगे। 1 से लेक्चर 1 से देखेंगे तो पूरा कंप्लीट है। फिर लगभग 17-18 से फिर मैंने शुरू से स्टार्ट किया था, ठीक है, लेक्चर नंबर 17 या 18 से, तो यहाँ तक आते हैं पूरा कंप्लीट हो गया अब मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो मैं अब एंसेंट हिस्ट्री शुरू करूँगा, फिर मेडाइवल भी, और भी सब्जेक्ट धीरे धीरे आएगा, ठीक है। पूरा लेक्चर देखने के लिए लेक्चर 1 पे जाइए और वहाँ से फिर पूरा कंप्लीट कर लीजिए, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। तो सूरत अधिवेशन में हुआ था नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन, ठीक है, सूरत अधिवेशन में। बी आंसर हो जाएगा। 1907 ईस्वी में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। सम्मेलन में उग्रवादियों द्वारा 1906 में पास करवाए गए प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा होता गया और अंततः दोनों पक्षों में खुले संघर्ष के बाद कांग्रेस में पहला विभाजन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों में 2 भागों में विभाजित हो गया। तो सूरत अधिवेशन 1907 में उग्रवादी और नरमपंथी में विभाजित हो गया था, ठीक है। सूरत अधिवेशन 1907 में, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे रास बिहारी घोष थे, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, रास बिहारी घोष थे। डी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन 4 संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन 4 संकल्पों में नहीं था। तो भारत के विभाजन को रद्द करना, इन संकल्पों में भारत के विभाजन का रद्द करना शामिल नहीं था। बहिष्कार, बॉयकॉट, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी, ये तो था 1907 के जो संकल्प था उसमें ये शामिल नहीं था, बंगाल विभाजन को रद्द करना, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कैसे? कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कैसे शुरू हो गई? कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, इन सभी पर हुई थी, ठीक है। कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू 20वीं सदी के प्रारंभ में और 1907 में फिर विभाजित हो गया था। डी आंसर होगा उपयुक्त सभी, ठीक है, ध्यान से देख लेंगे। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपने रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीति घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को अव्यावहारिक बना दिया। नरमपंथी और गरमपंथी के सोच और अनुमान, पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि सरकार गरमपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है और गरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में
कांग्रेस विभाजन हो गया। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी कब? तो 1907 ईस्वी में हुई थी सूरत की फूट। ठीक है, सी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे इस चीज को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत फूट 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुई थी। सूरत फूट 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुई थी, जिसमें कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई। सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, सूरत अधिवेशन कहाँ हुआ था? ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। सूरत के विभाजन में गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखेंगे, सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था, तो किसने किया था? तो सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था तिलक ने किया था। सी आंसर होगा, सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था बाल गंगाधर तिलक ने। सी आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग का गठन 1906 से संबंधित, मुस्लिम लीग का गठन से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। 1906 निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। ठीक है, अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा बकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, विकल्प में इन तीनों नामों के रहने पर इनमें कोई दो नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन का वरीयता क्रम इस प्रकार होगा। अगर संस्थापक का क्रम मतलब सब संस्थापक कौन थे मुस्लिम लीग के, तो इन तीनों का नाम साथ हो तो सलीमुल्लाह खान पहले रखेंगे, उसके बाद आगा खान, उसके बाद मोहसिन उल मुल्क रखेंगे। ठीक है, इन तीनों का नाम रहो संस्थापकों में, तो पहला सलीमुल्लाह खान। प्रस्तुत प्रश्न की चूंकि प्रश्न दो नाम दिए गए हैं, अतः सलीमुल्लाह खान को प्रथम वरीयता देते हुए संस्थापक के रूप में चुना जाएगा। ठीक है, मुस्लिम लीग का स्थापना इसमें नवाब सलीमुल्लाह खान, अगर इनका नहीं रहता तो आगा खान दिया जाता संस्थापक का नाम। मुस्लिम लीग के संस्थापक थे, तो मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो नवाब सलीमुल्लाह खान थे। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कहाँ? तो ढाका में हुई थी। डी आंसर होगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 ईस्वी में स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां था। ठीक है, आगा खां थे। ठीक है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। बी आंसर होगा। ठीक है, 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। ध्यान रखेंगे इस चीज को। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुई थी। ठीक है, 1906 में ढाका में इसका स्थापना, 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ, 1908 में अमृतसर में हुआ इसका अधिवेशन। ध्यान रखेंगे इस चीज को। सन 1908 में अखिल भारतीय
मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई तो अमीर अली की अध्यक्षता में हुई थी। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी अमीर अली की अध्यक्षता में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। ठीक है, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। तो ये सही है। और वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था, तो ये गलत है। तो सी आंसर हो जाएगा, ये सही परंतु आर गलत। ठीक है, कथन ये सत्य है किंतु आर गलत। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि लीग अपने आप को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था मानती थी। ठीक है, इस प्रकार ये सत्य है किंतु वह अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था, यह असत्य है। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से सही नहीं कथन है, 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। ऐसा इन्होंने नहीं किया था। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध नहीं किया था इन्होंने। तो यही सही हो जाएगा, सही नहीं होगा ये, क्योंकि ऐसा इन्होंने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। क्या की थी? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग बनाने के लिए शिमला में मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। ए आंसर हो जाएगा। 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय और स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और सेशन पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।